में है काफी खुशखबरी और लगातार दूसरे दिन जो हमारा बाजार है वो हरियाली में दिखता है। 3 फरवरी मतलब कल के दिन एफआईआई की वापसी आई और बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आज भी एफआईआई ने इंडियन मार्केट में बाय किया होगा। पीएम मोदी का नाम आया एप्स्टीन फाइल में और कांग्रेस कह रही है कि इस पे पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए। अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने ट्वीट करके बोला कि आने वाले टाइम पे यूएस के जो फार्मर्स होंगे उनको मिलेगा बहुत सारा फायदा और सोने और चांदी में आया एक बड़ा मूव। ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अपने बाजार की, क्योंकि बाजार में आ चुकी है हरियाली। बाजार में ऐसा लग रहा है कि कल का दिन नहीं होगा। अगर हम मार्केट मूड इंडेक्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा ग्रीडी जोन में जा चुका है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये है कि जो बाजार है ये क्या अप जाने वाला है? अब क्या एक मेजर बुल रन आएगा? क्योंकि इससे रिलेटेड कल काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब भी कोई अच्छी न्यूज आती है तो बाजार इसको प्राइस इन करता है और प्राइस इन के अंदर 1 या 2 दिन वो न्यूज चलती है। एग्जांपल के तौर पे जब हमारा बजट आया, जहां पे मिडिल क्लास के लिए कुछ भी खास नहीं था, उस समय पे भी बाजार में 5% का करेक्शन देखने को मिला था और जब बाजार क्लोजिंग के पास गया तो 2% तक रिकवरी आ गई थी, मतलब 2% के आसपास गिरा था। सेम चीज अगले दिन भी कैरी फॉरवर्ड होती है और बाजार थोड़ा सा और गिरता है। और यही चीज आज की सिचुएशन में भी हो रही है कि बाजार के अंदर जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब ऑन ग्राउंड के ऊपर कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जो रैली है ये प्राइस इन वाली रैली है, ऐसा नहीं है। ये रैली जो है ये सिर्फ सेंटीमेंट वाली रैली है कि यहां से रिकवरी आने के चांसेस हैं, फॉर श्योर रिकवरी आने के चांसेस हैं। आशीष कचोलिया उन्होंने आकर के बोला कि स्मॉल कैप का जो बुरा टाइम चल रहा है ये खत्म हो गया और बहुत जल्दी स्मॉल कैप के अंदर रिकवरी आते हुए दिखेगी, जिसके ऊपर मैं भी पूरी तरीके से एग्री करता हूं। क्योंकि स्मॉल कैप जब गिर रहे होते हैं तो उस समय पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, ऊपर से 15% जब गिरे थे तब स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया होता, तो आज की डेट में रिकवरी दिखती है। और मेरे चैनल पे आप लास्ट 3 वीडियोस देख लो, जो प्रिडिक्शन थी वो कहीं ना कहीं सही होते हुए दिखी है। क्या ये कोई लक है? नहीं, ये टोटल एनालिसिस है। 70% ऑफ द सिनेरियो में हमें सही होना पड़ता है और 30% गलत हर कोई होता है, और यही चीज मैं भी फॉलो करता हूं। और इसी बेसिस पे आप लास्ट के 3 वीडियो देखो, चीजें सही हुई हैं, उससे पहले की वीडियो देखोगे तो चीजें गलत भी हुई हैं। सो नेट शॉर्ट टर्म के अंदर ये पॉजिटिविटी आएगी और ये लॉन्ग टर्म तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। मतलब क्या है कि अब कंपनीज के रेवेन्यूज आएंगे, नई नई डील्स आएंगी, जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से काफी चीजें अच्छी होते हुए दिखेंगी। और अगर आप अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे तो ये टाइम होगा कि अगर आपके पास 2 से 3 साल 4 साल का टाइम पीरियड है तो भाई यहां पर इन्वेस्ट करने का सही टाइम आ चुका है। एग्जांपल दे देता हूं, जब सितंबर 2024 के अंदर बाजार गिरने वाला था तब भी हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी के नंबर अच्छे नहीं आए, बाजार में तबाही आएगी। डील अच्छे नहीं है, बाजार में तबाही आएगी। लोग उस समय पे ये कह रहे थे कि यूएस ट्रेड डील से क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो आत्मनिर्भर भारत है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है बाजार में ये तो आपने खुद देखा है। सेम चीज अब होते हुए दिखती है अगर ये डील सही से इंप्लीमेंट हो जाती है। अगेन मैं रिपीट करूंगा क्योंकि इसको ध्यान से सुनना, ये ना कैच है बहुत बड़ा। अगर ये डील सही से इंप्लीमेंट हो जाती है तब बाजार में एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये डील इंप्लीमेंट हो सकती है? आप बोलोगे डील तो फाइनल हो गई ना। मैं बोलूंगा कहां है साइनिंग पेपर, कहां है डॉक्यूमेंट कि भाई कहां कहां हमारे साइड पे एक मेजर बेनिफिट आया। एक मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो ये बहुत अच्छी बात है। जो यूएस की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बोला है, तो जो यूएस है वो इंडिया को और भी ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा फार्म प्रोडक्शन, और इसी वजह से यूएस की मार्केट में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बूम करा। कल काफी अच्छी रैली दिखाई एग्रीकल्चर मार्केट ने। हमारे देश के अंदर अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई है। अगर आप रिसेंटली न्यूज को फॉलो कर रहे होगे तो मोदी जी को हार पहना दिया गया है कि हमने एक सक्सेसफुल डील साइन कर ली है। लेकिन जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हमने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता था, वो हमने बंद कर दिया है। अदर देन दैट हमारे पास 18% के आसपास टैरिफ लगेगा, जो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। 2% से 18% पे हम आ चुके हैं। कल किसी ने करेक्ट किया था, थैंक यू सो मच। थर्ड चीज आती है एग्रीकल्चर मार्केट। इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केट किसी ने भी नहीं खोला है विदेशी लोगों के लिए। इवन जो ईयू की जो डील हुई थी इंडिया के साथ, उसके अंदर भी डेयरी मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट को बचाया गया था। लेकिन आज की डेट के अंदर जिस हिसाब से ओपनली हर इंसान हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, आप बोलोगे हमारे लिए अच्छा है, बिल्कुल। पॉलिटिकली हम यहां पर वीक साउंड कर रहे हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो यूएस की सेक्रेटरीज हैं वो ये कह रही है कि भाई यूएस की मार्केट के अंदर अब और एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडिया को फार्म और डेयरी प्रोडक्ट।
कहां पे कितना इसके बारे में इन्होंने भी नहीं बोला, लेकिन ये ओपनली बोल रही है, मतलब कुछ तो सॉलिड ऑन ग्राउंड हुआ है। सेकंड चीज, लिंडसी ग्राहम ने ओपनली बोला है कि हमने इंडिया को झुका दिया है और जो बाकी के नेशन है उनको भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए और रशिया से ऑयल बाय करना बंद करना चाहिए। और जो तीसरी चीज है वो है एप्स्टीन फाइल की, जो एक कंट्रोवर्सी है, इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है, इस पे भी मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहली चीज, अगर यूएस की सिक्योरिटी कुछ पुश कर रही है तो यहां पे कुछ ना कुछ सॉलिड ऑन ग्राउंड हुआ है। सेकंड जो चीजें डाउट पैदा कर रही है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो 24 आवर्स से ज्यादा का टाइम हो चुका है, वो कोई भी डेटा पब्लिश नहीं कर रही कि कहां पे कितना टैरिफ दिया गया है, और ट्रंप ने ओपनली आकर के बोला। इससे क्या हो रहा है, इससे जो सेंटीमेंट है ग्राउंड लेवल पर ये खराब हो जाएगा। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी डील है, हमें वापस 2% पे तो डील नहीं मिलने वाली थी, तो 18% पे मिल गई है। तो स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पर, कि नेताओं के भाषण में तो जिक्र हमेशा होता है फार्मर्स का, लेकिन वो पॉलिसी बनाते हुए ये चीज भूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई भाषण में तो हम एग्रीकल्चर मार्केट है, जो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट खोल दी तो इस सिचुएशन में हम अपने किसानों का ध्यान नहीं रख रहे। तो आप और मैं तो यहां पर बहुत खुश होंगे, बट अगर आप किसानों का सोचोगे तो उनके लिए ये एक नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं दी है हमारी सरकार ने। अदर देन दैट, अगर मैं एग्रीकल्चर मार्केट की बात करूं तो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर कंपनीज काम करती हैं वो गिरना शुरू हो चुकी हैं। मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटीमेंट वहां पर आ चुका है। तो मतलब नेशनल लेवल पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये हमें बैकफायर करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस देखूं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो और आपको देश से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आपको कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं। और अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो और आप अपने देश को भी ग्रो करता देखना चाहते हो, तो आपको ये जो डेटा अगर आता है तो इसके ऊपर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भाई एग्रीकल्चर मार्केट वाले जो स्टॉक्स हैं इसको लेकर के थोड़ा सा समझ जाओ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस को ही पकड़ लो, क्योंकि मुझे लगता है अगर ये डील फाइनल हो चुकी है और जो ट्रंप कह रहा है वो सही है, क्योंकि इसके ऊपर कोई मनाही नहीं करी गई है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर एग्रीकल्चर मार्केट गिरेगी। और अगर ये डेटा सही आ जाता है और डेटा हमारे सामने पब्लिश होता है तो भी हमारी मार्केट गिरेगी, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा कि इंडिया झुका हुआ है। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, अगर आप आज भी देखोगे ना कौन से शेयर सबसे ज्यादा बढ़ते हुए हैं, अदानी के जो शेयर्स हैं वो सबसे ऊपर है आज की डेट में, लार्ज कैप कैटेगरी में ये सबसे ज्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखा है 8%। मतलब क्या है, इस डील से चाहे आपको फायदा हो या मुझे फायदा हो या ना हो, अदानी और अंबानी को फायदा होने वाला है। ये कोई नहीं बता रहा, ये हमें स्टॉक मार्केट बताता है। जैसे स्टॉक मार्केट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ना हर एक चीज पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे यूएस जो है वो फायदा पहुंचाएगा रिलायंस को या अदानी को, तो इस सिचुएशन में ऑलरेडी चीजें प्राइस इन हो चुकी है। अब ये न्यूज धीरे धीरे करके बाहर आएगी, कब आएगी, कैसे नहीं आएगी, किसी को नहीं पता। एक और चीज जो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इस पर कोई प्रूफ नहीं है, कोई चीज बात नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस ने बात करनी शुरू करी, एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में ये नाम निकल के आया कि नरेंद्र मोदी जी पहले डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके साथ मिले थे। एप्स्टीन फाइल में नाम आना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, और ये 3 दिन पहले की न्यूज़ है, और 2 दिन पहले हमें हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ डील हो जाती है। जो अदानी है उसने ओपनली एक्सेप्ट किया था कि जो यूएस है वो अदानी को बुला रहा है। आपको याद होगा काफी पहले का टाइम होगा जब करप्शन के चार्जेस लगे थे अदानी के ऊपर, कि भाई अदानी की कंपनी में बाहर का पैसा लगा हुआ है, उसको गलत तरीके से यूज किया अदानी ने, जिस वजह से यूएस का कोर्ट अदानी को बुला रहा है, कॉल कर रहा है कि भाई हमारे देश में आओ, इसके ऊपर आकर के अपनी गवाही दो। तो ये चीज भी अब दबते हुए दिख सकती है। मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, ये कॉन्ट्रोवर्सी थ्योरी हो सकती है, आपको भी पता है। तो उस सिचुएशन में आपको जरूर पता होना चाहिए कि भाई देश के अंदर क्या क्या चीजें होती जा रही हैं। अदर देन दैट, अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें, सो गोल्ड के अंदर भाई एक बहुत अप मूव आया है, बहुत तगड़ा अप मूव आया है। और एक चीज जो मैं हमेशा आपको कहता हूं, आरएसआई देखते रहो, जब आरएसआई गिरे तब तब खरीदो, जब आरएसआई 70 के ऊपर चला जाए तब आप मत खरीदना। और इस समय पे देखो, जब सेम प्राइस के ऊपर आज से 10 दिन पहले हमारा गोल्ड गया था तो आरएसआई 70 को तोड़ करके ऊपर चला गया था। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं आरएसआई को, आप गूगल पे डाल देना करंट आरएसआई ऑफ गोल्ड, आपको मिल जाएगा। आज वही आरएसआई 50 to 60 के बीच में होवर कर रहा है। मतलब क्या है कि भाई स्ट्रॉन्ग डिमांड है गोल्ड की, और गोल्ड अभी ऊपर जाएगा, इसकी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। साल के एंड में माना जा रहा है, कितना होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि जो गोल्ड की जो कीमत है वो 2 लाख रुपए टच कर सकती है पर 10 ग्राम के आसपास। और यही चीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होनी चाहिए। तो अगर गोल्ड की शॉपिंग करनी है तो आप कर लो,
सीरियसली अगर मैं बताऊं तो मैंने गोल्ड के लिए बात करी थी अपने ज्वेलर से, जिसको मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, वो मेरे से थोड़े पैसे कम भी लेता है। उसने बोला भाई गोल्ड तो आप ले लोगे लेकिन मैं आपको मार्केट प्राइस पे नहीं दूंगा, मैं आपको प्रीमियम पे दूंगा। और गोल्ड जब मैं तनिष्क को और इनके पास गया तो इन्होंने भी सेम ही चीज़ मेरे को बोलते हुए दिखे। तो मुझे आप बताना कि जो आपका गोल्ड सप्लायर है या आप कभी गोल्ड लेने गए हो रिसेंटली, फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, तो क्या आपको प्रीमियम पे मिल रहा है? मुझे फिजिकल गोल्ड तो भाई प्रीमियम पे मिल रहा है, मार्केट प्राइस पे नहीं मिल रहा। तो मतलब यह है डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो सुनार है वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी आपको प्रीमियम पे बेच रहे हैं। रही बात सिल्वर की, सिल्वर के अंदर अभी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सिल्वर की जो डिमांड है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने अपने पेपर सिल्वर बेच करके फिजिकल सिल्वर ले लिया है और उसको उठा करके सबमिट कर दिया है लंदन में। अब बोलोगे लंदन में क्यों करा है? तो भाई लंदन में सबसे बड़ी तिजोरी है जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जो भी बड़े लोग खरीदते हैं वहां पर रखा जाता है। अगर आप याद करोगे तो कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आनी शुरू हुई थी कि इंडिया अपना सोना वापस मंगा रहा है लंदन से। इसका मतलब ये नहीं जो ब्रिटिशर्स हमारे देश से सोना चुरा के लेके गए थे वो वापस मंगा रहे थे, नहीं, हमारा जो सोना है वो लंदन में पड़ा हुआ था और वो हम वापस मंगा रहे हैं। और हम नहीं, पूरा देश वापस मंगा रहा है। तो यहां पर भी एक और थ्योरी है जो मैं आपको बताता हूं, आपको याद होनी चाहिए। और ये मैं हमेशा थ्योरी क्यों कहता हूं, क्योंकि फ्यूचर की बात है बट पॉसिबिलिटीज हाई है। अगर आप कभी भी न्यूज़ को पढ़ते होगे ना तो वो कहता है रिपोर्टेड बाय, मतलब किसी ने बताया है ताकि वो सेफ खेल सके। तो यही रीजन होता है, थ्योरी कहना हमेशा जरूरी होता है। तो ये एक बार बोलते हैं ना, आगे की वीडियोस के लिए भी याद रखना। तो थ्योरी ये कहती है कि आने वाले टाइम पे जो गोल्ड है सारे देश अपना अपना मंगा लेंगे लंदन से। इससे क्या होगा, जो डॉलर डी डॉलराइजेशन की साइड जा रहा है वहां पर बचाया जा सकता है और हर देश डॉलर को बेच करके अपना सोना खरीद रहा है। और आप याद रखो, जो आपके हाथ में करेंसी है 500 रुपए की, ये वो नोट है जो आपको प्रॉमिस किया गया है, ये वो वैल्यू नहीं रखता, ये वो नोट है जो आपको प्रॉमिस किया गया है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में, वही नोट जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है, बोल दिया गया कि हम अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं कर रहे, अब बैंक की लाइन में लग जाओ और अपना नोट खुद चेंज कराओ। मतलब प्रॉमिस तोड़ दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये चीज़ पहले करी हुई है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि भाई रुपया मैं रख लेता हूँ या स्टॉक में मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर देता हूँ, गवर्नमेंट के बाएं हाथ का खेल है, ये सब 1 मिनट में खत्म कर देना। पास्ट में हम देख चुके हैं। तो पास्ट में हम देख चुके हैं, मतलब अगर आप एक बार दूध से जल चुके हो तो छाछ भी इंसान फूक फूक के पीता है, राइट। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आने वाले 10 साल में अपनी असली चमक दिखाने वाला है। और अगर आपके पास गोल्ड नहीं है, मैं कह रहा हूँ सिल्वर मत लो, सिल्वर एक बहुत रिस्की एसेट है, 50% गिरता है 50% उठता है। मैं भी सिल्वर के अंदर 2% से ज़्यादा कभी इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास सोना नहीं है तो भाई आने वाले टाइम पे सोना मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। कभी भी जब सोना बढ़ा है तो 40% से ज़्यादा नहीं गिरा है अपनी हिस्ट्री में, 40% मैक्सिमम गिर चुका है सोना। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सोने में 2 मेजर बेनिफिट आते हैं। पहला बेनिफिट होता है वो इन्फ्लेशन से हेज करता है आपको, मतलब इन्फ्लेशन से ज़्यादा महंगा होता ही होता है। दूसरी चीज़, आपको डॉलर से भी बचाता है। अगर हमारा रुपया गिर जाता है तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप ये सोचो ना कि यार 92 से 90 आ गया जो हमारा रुपया है ये और बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 92 से 90 आ गया, 85 नहीं हुआ, ये मतलब होना ही नहीं है। जो चीज़ गिर गई वो चीज़ गिर गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो टैरिफ है वो पहले 2% हुआ करते थे इंडिया के ऊपर। आज की डेट में जो टैरिफ है 50% थे और 50% से गिर करके 18% आ गए। अगर 2 से 18 होते ना तो बाजार 50% 10% नीचे गिर जाता, लेकिन 50 से 18 हुए मतलब बाजार बढ़ गया। क्या मतलब है? मतलब है कि रिलेटिव चीजें कितनी है भाई साहब। 50 से 18 हुआ है, 2 से 25 हुआ था तो बाजार इतना नहीं गिरा था जितना खुश 50 से 18 पे होने पे है, ठीक है। तो अभी भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। हम एक्सपोर्ट पहले जितना करते थे, जितना सस्ते में करते थे, वो इतना आसान हुआ नहीं है। लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी बाजार खुश है। क्यों? क्योंकि महंगे से सस्ता हुआ है। एक और चीज़ आपको याद होगी, नॉर्मल डेज में आप पेट्रोल भराने जाते हो तो जब 100 रुपये का पेट्रोल होता है, 98 का हो जाता है तो आप खुश हो जाते हो, अरे भाई साहब मज़ा आ गया। लेकिन यही पेट्रोल कुछ टाइम पहले आप 90 रुपये लीटर भरवा रहे थे, तब 98 का हो गया, वो महंगाई नहीं दिखती। तो इसी को कहते हैं रिलेटिवली हम हमेशा एनालाइज करते हैं मार्केट को या किसी भी प्राइस को। आपको अपना टैक्स कैसे बचाना है? मेरे से कल क्वेश्चन पूछा गया कि सर म्यूचुअल फंड में टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं और इससे कंपाउंडिंग कैसे हर्ट नहीं होती। मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ। मान लो आप हर महीने 100 रुपये की एनएवी खरीद रहे हो। आज 100 रुपये की एनएवी का कॉस्ट है और मैं मान लेता हूँ 100 रुपये पे आपकी हर एक एनएवी का कॉस्ट मिला है। अब आने वाले टाइम पे आपको 1,25,000 का बेनिफिट हो रहा है एनएवीज के ऊपर, है ना। किसी एनएवी के ऊपर 10 रुपये का हो रहा हो, किसी पे 15 रुपये का हो रहा होगा। तो आप क्या करोगे, आप साल के एंड में
जब सारी एनएवी 1 साल टेन्योर पूरा कर चुकी हैं, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, आप अपनी वो एनएवी बेच दोगे जो 1 साल पुरानी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बेनिफिट मिलेंगे। अब वो एनएवी को कैलकुलेट किया जाएगा, उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा, प्रिंसिपल को नहीं। प्रिंसिपल क्या है, जो आपने डाला वो प्रिंसिपल है। प्रॉफिट क्या है, जो उस प्रिंसिपल ने कमाया है, उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि क्या ये 1,25,000 से ज्यादा है। अगर वो 1,25,000 के आसपास है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। टैक्स क्यों नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज 1,25,000 रुपए तक आपको टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। सेकेंड चीज, आप उसी पैसे को उठा करके वापस इन्वेस्ट कर दो उसी म्यूचुअल फंड में। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम आती है कि एनएवी कॉस्ट आपको ज्यादा दिखती है, लेकिन आप ये सोचो एनएवी कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी थी, आपने प्रॉफिट को रियलाइज करा लिया। मतलब पहले सपोज करो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, जिसपे 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा था, तो आपके ओवरऑल डैशबोर्ड में तो 11 लाख ही दिख रहे थे। जब आपने प्रॉफिट बुक करा और री इन्वेस्ट कर दिया, अब भी आपके डैशबोर्ड में 11 लाख रुपए ही दिख रहे हैं। लेकिन ये जो 11 लाख रुपए हैं, 1 साल हो गया है तो 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिला है। दूसरी चीज, अब वो जो 11 लाख रुपए हैं वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब इन फ्यूचर उस 11 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब वो जो 11 लाख है वो दोबारा से अगले साल 1,25,000 कमाते हैं, फिर अब बेच दो, क्योंकि अब वापस से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो 12.5 लाख रुपए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस 11 लाख आपका प्रिंसिपल था, अब आपका 12 लाख प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में लोग कहते हैं कंपाउंडिंग हर्ट नहीं होती। कंपाउंडिंग का क्या मतलब है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाना। ये सिंपल रूल है कंपाउंडिंग का। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, 11 लाख हैं आपके पास, ठीक है, अब वो प्रॉफिट पेपर करेंसी में दिखते रहे या फिर आप उसे रियलाइज करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आपने 10 लाख लगाया है, उसके ऊपर 10% मिल रहा है, तो आपको कितने मिलेंगे, आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब वो आपने रियलाइज कर दिया, 11 लाख हो गए। अब दोबारा से आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, 10% किस पे मिलेगा, अब 11 लाख पे मिलेगा। चाहे आप उसे बुक करो या मत करो, कंपाउंडिंग अपने हिसाब से ही चलती रहेगी। तो भाई बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक चार्ट बना करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।